इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 23 जिसका टाइटल है, हेड नोट है, डिक्री इन प्रोसीडिंग। ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सेक्शन बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि कोई भी पेटिशन अगर इस सेक्शन में फॉल करेगी तो उसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, रिलीफ प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अब कैसे स्कीम है इस सेक्शन की वो आपको बताते हैं। सेक्शन कहता है इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग हो, सेक्शन 11 है, 12 है, 13 है, 13B है, कोई भी प्रोसीडिंग जो हिंदू मैरिज एक्ट में चल रही है, दायर की गई है, ठीक है, वेदर डिफेंडेड और नोट, भले ही डिफेंडेंट ने, दूसरी पार्टी ने उसको डिफेंड किया है या नहीं किया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि पेटिशन सेक्शन 23 के दायरे में आती है तो कोर्ट रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। तो 23(1) और 23 क्लोज 2 जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन है, पर्पस ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी इसको फर्दर कवर करते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहता है। ये है सेक्शन 23 और ये है इसके सब क्लोजेस। ये है प्रोविजन कि प्रोविजन कहता क्या है और वो कौन सी प्रोसीडिंग, इन एनी प्रोसीडिंग की जो बात कर रहा है तो उसमें से कौन सी प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है ये कंडीशन, वो हो गई इसकी एप्लीकेशन। सेक्शन 23(1) क्लोज ए कहता है पेटिशनर इज नॉट अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑन रोंग। अगर पेटिशनर ने ही कुछ गलत किया है और वो कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए आया है तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये जो क्लोज है ये अप्लाई होता है सब प्रोसीडिंग पे एक्सेप्ट सेक्शन 5 क्लोज 2। सेक्शन 5 क्लोज 2 कहता है इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। सो यहाँ पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ठीक है, वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है, मेंटल डिसऑर्डर है, इंसैनिटी है, व्यक्ति कंसेंट ही नहीं दे सकता, फिर वो पेटिशनर उसका बनना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो तो अनसाउंड माइंड का है ऑलरेडी, और वो मैरिज अपने आप में ही वॉइडेबल भी होगी। दूसरा जो स्पाउस है वो उसको, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था मैरिज एंड कंसिक्वेंसेस, जो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो एक्सेप्ट सेक्शन 5 क्लोज 2 ABC सब प्रोसीडिंग पे लगेगा। पेटिशनर इज नॉट अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑन रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है जिसने क्रुएलिटी की है और हस्बैंड ही डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में चला गया है, तो उसने तो खुद ही गलत किया है, वो अपनी गलती का फायदा कैसे उठा सकता है? तो कोर्ट कहेगा कि तुम तो खुद ही रॉन्ग डूअर हो। सो कोर्ट उसकी पेटिशन एंटरटेन नहीं करेगा, उसको रिलीफ नहीं देगा। बी कहता है एक्सेसरी कॉन्नीव्ड कॉन्डोन इन केस ऑफ क्रुएलिटी, स्पेसिफिकली बोला हुआ है कॉन्डोनेशन। ये है सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 1 पे अप्लाई होता है। सब क्लोज 1 बात करता है अडल्ट्री, क्रुएलिटी और डिजर्शन की। तो एक्सेसरी मीन्स वहां पर वो खुद से उसने रोल प्ले किया है, हस्बैंड जो है वो रोल प्ले कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी है या क्रुएलिटी है, उसको कॉन्डोन कर दिया है, मतलब उसको फॉरगिव कर दिया है। कॉन्डोनेशन का मतलब फॉरगिवनेस, कोनाइव का मतलब कॉन्स्पिरेसी। तो वहां पर कॉन्डोनेशन है, वहां पर फॉरगिव कर दिया है, फॉरगिवनेस हो चुकी है। अब मान लो हस्बैंड ने क्रुएलिटी की और उसके बाद उसको वाइफ ने कॉन्डोन कर दिया, फॉरगिव कर दिया, और फिर वाइफ गई कोर्ट में हस्बैंड के खिलाफ क्रुएलिटी का केस लेके, तो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा कि ये तो यहाँ फॉल होता है, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये अप्लाई होता है 13(1), नहीं मिलेगा। बी भी बात करता है नो फ्रॉड, नो फोर्स, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये किस पे अप्लाई हो रहा है? सेक्शन 13B पे, यानी म्यूचुअल कंसेंट, डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट। अगर म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स है तो अगर किसी भी पार्टी को फ्रॉड के थ्रू या फोर्स के थ्रू या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू राजी किया गया है तो उस कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस क्लोज की एप्लीकेशन होगी सेक्शन 13B पे। सी कहता है नो कोल्यूजन विद रेस्पोंडेंट एक्सेप्ट सेक्शन 11, ये सब प्रोसीडिंग पे लागू होगा, ठीक है। कोल्यूजन विद रेस्पोंडेंट मतलब रेस्पोंडेंट के साथ मिलके पेटिशनर ने यहाँ पर मुकदमा दायर किया है, पेटिशन दायर की है, तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट भी होगा।
presented, petition not presented ड्यू टू कोलिजन विद रेस्पोंडेंट, सब प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट सेक्शन 11। सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस की बात करता है। जब मैरिज वॉइड है तो उसमें कोलिजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोलिजन का मतलब दोनों मिलके आए हैं अपने फायदे के लिए और वो अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट होता है। दोनों सोचते हैं कि मैं पेटिशन फाइल करूंगा, तुम एविडेंसेस मत देना, मैं जीत जाऊंगा, हम दोनों का काम हो जाएगा। और एज द केस मे बी। दी प्रोसीडिंग, ये सब प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है कि आपने अननेसेसरी या इम्प्रॉपर डिले क्यों किया है, तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोज 4, ठीक है, ये ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्लोज है। सपोज करो कि यहाँ पर जो बताया गया है कि रेपुडिएट कब होगी, शी हैज रेपुडिएटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग एज बट बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स। इसका मतलब है कि जब वो 18 साल की हो गई, उससे पहले बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स उसने पेटिशन फाइल कर दी है डाइवोर्स के लिए। अब सपोज करो वो 18 साल की हो गई और 18 साल 6 महीने की हो गई जब उसने पेटिशन की है, तो यहाँ पर कोर्ट देखेगा कि इम्प्रॉपर डिले है या नहीं। अब सपोज करो वो लड़की पेटिशन इसलिए नहीं फाइल कर पाई क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था। वो कह रहे थे कि तुम इस मैरिज में रहो, इसको ख़त्म मत करो, इस लीगली वैलिड टाई को तुम आगे बढ़ाओ। तो वो सोच नहीं पाई, फैसला नहीं कर पाई उस प्रेशर की वजह से, लेकिन आखिर में उसने फैसला कर लिया। तो कोर्ट यहाँ पर समझेगा कि अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले नहीं है, ऐसा हो जाता है। नो अदर ई बात करता है कि कोई लीगल ग्राउंड है ही नहीं कि रिलीफ क्यों ना प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, कोई भी लीगल ग्राउंड हो सकता है, इनहेरेंट पावर के थ्रू हो सकता है, कोई नई सिचुएशन आएगी वो भी फॉल करेगी। ठीक है, तो ऊपर इतनी रियायत, इतनी स्ट्रिक्टनेस तो है ही, इसके साथ कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि रिलीफ क्यों ना दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ हुई कि कोई लीगल ग्राउंड है जिसके चलते रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ये सब प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। कोर्ट की ये ड्यूटी है, शैल बी दी ड्यूटी ऑफ कोर्ट, कोर्ट की ये ड्यूटी है कि हर केस में जहाँ तक हो सके, जितना पॉसिबल है, वो रिकन्सिलिएशन कराए इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स को ग्रांट करने के लिए डिग्री करने की बजाय, या केस से पहले भी अगर मीडिएशन के थ्रू भी हो जाता है वेल एंड गुड। जहाँ उसको लगता है वहाँ रिकन्सिलिएशन की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये हर जगह अप्लाई होगा एक्सेप्ट सेक्शन 13(1), 2, 3, 5, 6, 7। डिजीज कम्युनिकेबल नेचर की। 6th बात करता है रिनाउंस द वर्ल्ड, रिनंसिएशन। 7th बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो इन क्लोज में कहीं भी गुंजाइश है ही नहीं कि कुछ रिकन्सिलिएशन कराया जाए। यहाँ पर क्या रिकन्सिलिएशन होगा, कुछ भी कोई चांस ही नहीं है, इसलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये जो सेक्शन होते हैं ये आपका फंडा भी क्लियर करते हैं, एक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाते हैं। ठीक है, आएंगे जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। सेक्शन 13 की होगी, उसके अलावा और दूसरी भी। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बेस्ट विशेस।